गुनाहों का देवता। चैप्टर 9। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंद्र गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही हैं। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंदर के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंदर की ओर संस्कृत नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंदर बैठो। चंदर बगल की कुर्सी खींचकर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंदर हैं, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रहो, बीए में पढ़त हो सुधा के संग। नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई भई तो को देख के। हाँ तो सुकुल, वे अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई। बिंटी का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का ठीक हो जाए तो सुधा का ब्याह आसार भर में निपटाई दो। अब अच्छा ना ही लागत। ठूठ ऐसी बिटिया सुनी मांग लिए छुड़ावा करत है। यह रोहत बुआ बोली। हाँ ये तो ठीक है, डॉक्टर शुक्ला बोले। मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले कुछ इतराज तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करे का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। ना सास का डर ना ननद की ढोस। हम पत्री मंगवाई दे थे, मिलवाई लियो। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में क्या कहत हो? अगहन तक टाल दिया जाए ना, बुआ जी ने पूछा। हाँ हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबे हुए कहा। तो फिर तुम ही इन झूठा पिटो बरन कप्पू से कह दियो आए कि कल से हमारी छाती पर मूंग डलत हैं। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में ही खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी ओर मुड़े और कहा, चंदर तो एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो। एक फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तुम मेहनत बहुत कर रहे होगे। कितने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के? अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप कराने में लगेगा और मई में हर हालत में जमा हो जानी चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदे ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं, न महाराजिन है। डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा? सुधा के नाम पर चंद्र चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के ही बारे में सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखो, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था, पता नहीं था। कुछ सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा? चंदन ने पूछा। आज शायद साबी साहब के यहाँ गई है। उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वहीं गए हैं बिन्टी के साथ।
अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं? अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था। चली गई, घूम फिर लेने दो बेचारी को, अब तो जा ही रही है। डॉक्टर शुक्ला बोले, एक हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री है, मिलवा लो। फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊंगा। फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर देंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से पारे। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से सौरे में बोले। चंदर चुप रहा। भिंडी को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ वही ना, जिनको डांट रही थी ये उस दिन। हाँ वही। उसके ससुराल में उनसे कहना है कि अब शादी अगहन पुरुष के लिए टाल दो। पहले सुधा की हो जाए, वह बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिंटी को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दें। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा। उसने अंदर जाकर बिंटी के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभावा पलंग उनके अंदर के ही लिए नाकाफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते थे, और पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल, कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहाकर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला जाकर बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए डूबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चमराया। उसी विशाल मांसपिंड में एक मुंडोल उस विशाल मांसपिंड में एक भूंडोल आया और डूबे जी जलपान की याद करके गड्ढ होकर हंसने लगे। एक ठठलाहट हुई और कमरे की दीवारें गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है। खूब छक्के में पान पाया। अब जरा शरबत वरबत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत हुए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की ओर में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। तो बुआ जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, बाप रे, 2.5 मन की लहास! कम से कम मशक भर के शरबत तो उलीचे रही है। चंद्र को हंसी आ गई और डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडल पर कभी क्षोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। वो एक गिलास शरबत ले आई। दुबे जी काक काक कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतारकर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे। डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनती स्वर में कहा। नहीं नहीं, बाट काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ ना खावे। आप बहुत सत्कार किए। हम यही से छक गए। आपको देखते तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सचमुच दिव्य पुरुष हैं। और फिर आप तो लड़की के मामा हो, और ब्याह शादी में जो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। फिर तो भगवान ऐसा जोड़ मिलाई है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों के मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप हैं टाउन कॉलेज में प्रोफेसर, और वह हमारे सार लड़का के मामा जॉन हैं तो डाकघर में मुंशी हैं। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगा। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। डॉक्टर शुक्ला बोले,
दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कहते सुनने के बाद अंत में वे इस शर्त पर राजी हुए कि अगर हम तक हुए तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता, धोती का कपड़ा और 11-12 रुपए नजराना जाएगा, और अगन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननद और जिठानी के लिए गर्म साड़ी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल कपड़े, एक स्वर्ण मंदिर जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार किया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला कुर्ता गले में लटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा दे, हम चलिए अब। और ये रुपया लड़की को दे दियो, अब बात पक्की है। और अपनी टेंट से उन्होंने एक मुड़ा मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदन, एक तागा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चलें। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठी। न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गए इस कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीलो को तैयार और डेट के दाही पेट पिराता है। जूठा पिटू का। अरे राम, चाहे तो जमदूत इलाहास की बोटी बोटी करके राम जी के कुट्टन को खिलाई है। चंदन हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभी तक बिनती का पता ना। और वो तुर्कन मलेच्छन के यहाँ कुछ खा पी लीस तो फिर हमें यहाँ गुजारा ना ही ना होगा। बड़ी आजाद हुई गई है सुधा की सह पाए के। हवे दो, आज हम बत्रा उतारी थी। डॉक्टर शुक्ला ने अपने कमरे में चले गए। डॉक्टर शुक्ला को प्यास लगी थी। उसने बुआ जी से एक गिलास पानी मांगा। बुआ ने गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दी? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदन पानी पीता हुआ सोचने लगा। बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती हैं तो आखिर बिनती से ही इतनी कटु क्यों? इतने में अंदर चप्पलों की हाथ सुनाई पड़ी। चंदन ने देखा सुधा और बिन्टी आ गई थी। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिन्टी आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हमें तरकारी, हम तरकारी काट लें। चल हट ओहर, पहले नहाओ जाए के, कुछ खाए तो नहीं रही हो। एटी देर कहाँ घूमती रही हो? हम खूब अच्छी तरह जाने थे तो हमारा नाक कटाइन के रहे वो पतुरियन के ढंग सीखे हैं। बिन्ती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए हुए सुधा के कमरे में चली गई। चंद्र क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिन्ती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह, तकिया में मुंह छिपाए। चंदन को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता हैं ही नहीं और जिसने प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला। चंदन को बहुत ही ममता लग रही थी इस अभागिन के लिए। वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार वैभव और स्नेह में पली और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली। और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है। अपनी लड़की को छोड़कर वह कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, अब आगे भी इस बेचारे को क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है यह तो ससुर को देखकर ही मालूम देता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिन्टी, कैसी पड़ी है? अच्छा तुम हो चंद्र, बिन्टी उठो। उसने बिन्टी की पीठ पर हाथ रख कर कहा। बिन्टी जो अभी तक चेस्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिन्टी रानी को? और बिन्टी भी जोरों से सिसकारियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा होगा।
14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए, घूमने के लिए। उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बता देते हैं चंदा, हम तुम्हारी डांट सह लेते हैं। इसके ये मतलब नहीं कि अब तुम इस बेचारी पर भी रोब जानने लगो। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूँगा बिंटी को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिंटी को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वो तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदन हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ना ऐसे निभा ना वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा बोली धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था, चंदन बोला। अरे तो इसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है हंस हंस कर टाल लिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं? सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंटी ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकारियां भरने लगी। नहीं मानेगी तू? सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे। उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंटी की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कहीं वो भी मोटे हो। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदाकर कहा। बिंटी हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी। अब रोगी? अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुनगुनाना शुरू किया। बिंटी पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने पूछा। जा रही हूँ नहाने। बिंटी पल्लू से सर ढकते हुए चल दी। क्यों, मैंने तेरा बदन छू दिया इसलिए? सुधा हंसकर बोली। ये चंदर, वो गेसू का छोटा भाई है ना, हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह जूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिनती और फूले ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारी घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है। और बिनती और फूल का खूब जोर मिला। दोनों खूब गाती हैं। बिनती गाती भी है? चंदन ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है। इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे चारों रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा। अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई है। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंद्र बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद ली हैं। चंद्र बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना। कहीं तबीयत खराब हुई तो अब हमारा इम्तिहान है, पढ़े पढ़े मक्खी मारोगे और अब हम देखने भी ना आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी, सो पिछले 2-3 हफ्तों में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिनती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ाना है। अच्छा, अब चले हम? अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे? आज बुआ तो चली जाएंगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिनती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदन उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वे तो। बिनती की नंद से तुम्हारा ब्याह करवा दे? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखो, देखेंगे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंदर को याद आ गया। अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की, तब उसे कैसा लगा था।
कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय असहनीय दर्द था क्या, जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंद्र? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंद्र का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदन एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदन की निगाह पर सहम गई। चंदन की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सुनापन, एक जाने किस डर की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज, एक जाने कैसी पिघलती हुई सी उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदन था कि एकटक देखता जा रहा था, एकटक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदन तो नहीं, ये अपने चंदन की निगाह तो नहीं है। चंदन तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखा था। नहीं, यह चंदन की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दीवार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदन में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, यह कोई दूसरा चंद्र है। उसे इस तरह देख रहा था। यह कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति, जो सुधा को चंद्र चंद्र तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी। चंदन। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। हाथों पर एक गर्मा-गर्म बोला आकर पड़ते ही चंदन चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं। एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदन की आवाज में अभी भी मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदन? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिन्ती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है जरूर से। सुधा बोली। बिन्ती पानी लेकर आ गई थी, लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिन्ती जरा पेन बाम ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिन्ती पेन बाम ले आई थी। बिन्ती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। मिंटी आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी नमी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ देंगे? यही मुटकी कहेंगे। खा खा कर मुतानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिन्ती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिन्ती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, लाओ हम लगा दें। बिन्ती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला। अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिन्ती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ, पता नहीं क्यों बिन्ती से इतनी चिढ़ती है। वह तो चाहती है किसी तरह से बोझ टले सिर से। लेकिन चंदर, यह बिन्ती बड़ी खुश है। यह तो चाहती है किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, यह खुद ब्याह करना चाहती है? चंद्र ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले, तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। ने पूछा पूछा तो कहने लगे बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या।
फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा। तो बड़े ताजुब से बोली, अगहन में? तुझे तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टाल रहे हैं? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदन हंसकर बोला। वह पूर्णतया शांत था। उसके स्वर में कम से कम 12 सिवा चुहल के और कुछ भी ना था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, और फिर हंस पड़ी। वो हंसी, कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा। हूँ। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदन उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाएं तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदन बात बदलकर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़ा में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है, चंद्र जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो इलाहाबाद आप जरूर आए। लिख दिया? हाँ, चंदन ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदन, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी हैं, वहाँ चाय पानी मिलेगा। वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। तत् हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं सो तुम बुद्धिसागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही नहीं चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखना है जरा, चंद्र ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना, तो तुम लड़कियों में से थोड़ी ही हो। तुम तो हमारी सुधा हो। सुधा महान, सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अप, अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा। हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड सो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे, समझ गए? तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदा हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यही खाएं, जाओ और काय लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदन ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया, और जब तक चंदन खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही।